जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 सस्पेंशन की, जिसके अंदर पार्ट 4 के अंदर आपका रूल 10 दिया हुआ है और रूल 10 के अंदर ही आपका जो है ये पार्ट 4 यानी पूरा कंप्लीट है। और उसके अलावा उसके बाद जो पार्ट 5 है उसके अंदर आपके पेनल्टीज के बारे में है। तो एक ही पार्ट के ऊपर जो है एक पूरा रूल बनाया गया है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो रूल है सस्पेंशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्या किस तरीके से सस्पेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे उसका एक बारी मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। ये हम रूल 10 करने वाले हैं आज इसको डिटेल के अंदर। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं सस्पेंशन के, यानी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन का, ऑर्डर ऑफ ड्यूड सस्पेंशन का, उसका रिवोकेशन कैसे हो सकता है, उसका जो यहाँ पे ऑर्डर है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका ऑर्डर है डीम्ड सस्पेंशन का और ये ऑर्डर है आपका रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर का। तो बेसिकली आज हम जो मेन रूल है वो देखेंगे और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बना रखे हैं इसको देखेंगे। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो हो सकता है वो मैं आज ही अपलोड कर दूं या हो सकता है कि एक दो दिन में आए वो। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डीओपीटी की जो कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है जो अपडेटेड 4 नवंबर 2022 को हुआ है। तो इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें से जो चीज़ें हैं बहुत सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं और इसके अंदर ब्रीफली यानी सारे एस्पेक्ट को, सस्पेंशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कवर किया गया है। तो इसलिए इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम कोर्ट्स के कुछ इंटरप्रिटेशन जो रूल 10 को लेकर है, यानी रूल 10 को सस्पेंशन के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है और उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, उसको कैसे इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है कोर्ट ने, उसके बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से ये रूल समझ में आए। तो बेसिकली ये हमारा 2 पार्ट्स में जो सस्पेंशन होगा इस तरीके से आएगा। यानी पार्ट 1 के अंदर हम रूल 10 जो मेन रूल है उसको डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 जो हम लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम उसके अंदर डीओपीटी की जो कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन बताए हैं अलग अलग इसके अंदर पार्ट्स के और सब रूल के बारे में, जो रूल 10 है उसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो इसलिए जो 4 टोटल सब पार्ट्स है उसको हमने 2-2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो आज का जो हमारा यानी रहने वाला है डिस्कशन का पोर्शन वो रूल 10 सस्पेंशन और स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ये रहने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रूल 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी है, तो इसलिए उसको डिस्कस करने के लिए टाइम भी चाहिए। और दूसरा ये क्योंकि एग्जाम के अंदर बेसिकली जो आपसे पूछा जाएगा ये रूल 10 से रिलेटेड ही सारा कुछ पूछा जाएगा और ये डीओपीटी की जो कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है उसके अंदर जो मेन मेन पार्ट्स है और मेन मेन चीज़ें हैं उसके अंदर ही पूछा जाएगा। तो इस वजह से इस पे आपको फोकस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक तो नोटिंग ड्राफ्टिंग में आया नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी आया नहीं लेकिन आ सकता है कि कैसे एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन बनाओ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको सस्पेंड किया गया सो एंड सो रीजन की वजह से, आप उसका एक सस्पेंशन लेटर ड्राफ्ट करो। तो ये आ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन। तो अगर ये आप फॉर्मेट देख लेंगे तो आपको सस्पेंशन ऑर्डर कैसे बनाना है वो वहाँ पे नोटिंग ड्राफ्टिंग का भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम और सबसे पहले हम रूल 10 सस्पेंशन को देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने यहाँ पे साथ में एक बॉक्स में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये जो पोर्शन है, ये जो सब रूल है वो क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में। तो ये क्योंकि लेंदी जब एक रूल होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को याद रखने में और उसको समझने में जो है बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से जब आप ब्रीफ में यहाँ पे साइड में लिख देते हैं तो आपको क्या होगा उसको समझने में और उसको याद रखने में, खासकर जब एग्ज़ाम टाइम होगा और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जब आपको रिवाइज करना होता है उस केस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं, पढ़ते हैं कि सब रूल 1 क्या कहता है रूल 10 का। तो रूल 10 है सस्पेंशन, उसका सब रूल पहला क्या कहता है। तो सब रूल पहला कह रहा है द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी or any other authority empowered in that behalf by the president by general or special order may place a government servant under suspension। तो यहाँ पे इस पोर्शन में यानी ये बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले बताया कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सस्पेंशन में रख सकती है। एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी मान लिया कि अगर मान लो डिप्टी सेक्रेटरी हैं
तो डिप्टी सेक्रेटरी किस किस के सबऑर्डिनेट है? वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के सबऑर्डिनेट है, वो ऊपर सेक्रेटरी के सबऑर्डिनेट है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर सस्पेंशन में रख सकती है तो वो अथॉरिटी जिसकी भी सबऑर्डिनेट है वो भी उसे सस्पेंशन में रख सकते हैं या उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पर्पस है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो भी सीनियर है और जिस सीनियर का भी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट है वो उन सारे अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट है सस्पेंशन ऑर्डर निकालने के लिए। फिर तीसरा कौन से बताया? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला रहे हैं वो भी जो है उसको सस्पेंशन में रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट ने अपने स्पेशल या जनरल किसी ऑर्डर से किसी अथॉरिटी को एम्पावर किया है तो वो भी क्या कर सकते हैं? किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में रख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये ऑप्शंस हैं, बताइए कि इनमें से कौन कौन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में रखने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो उसके अंदर से अगर मान लिया एक आधा ऑप्शन चेंज कर दिया उन्होंने तो उसमें से आपको चेक करके वो जो करेक्ट ऑप्शंस है वो आपको देखना होगा। तो प्रीवियस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। तो यानी इस पोर्शन में इन्होंने बता दिया अथॉरिटीज हु मे बी कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। ठीक है, अब आगे पार्ट में चलते हैं। ये तो हो गया कि कहाँ पे कौन कौन अथॉरिटी जो है सस्पेंशन में रख सकती है। उसके बाद नीचे बताएं ये 3 सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर सस्पेंशन में रखा जा सकता है। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस कौन से हैं? वेयर ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग। तो पहला सर्कमस्टांसेस ये बता रहे हैं कि जहां पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या तो कंटेम्पलेटेड हो या पेंडिंग हो। अब ये कंटेम्पलेटेड वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेम्पलेशन यानी किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को कब कंटेम्पलेट किया जा रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं सेकंड पार्ट्स का लेके आऊँगा तो उसके अंदर कोर्ट ने क्या बोला कंटेम्पलेशन को लेकर वो तो मैं बताऊँगा ही। अभी ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि कंटेम्पलेशन का मतलब क्या है। तो कंटेम्पलेशन का मतलब ये है कि जो भी अथॉरिटी है जो सस्पेंशन में रख सकती है, जो ऊपर 4 अथॉरिटीज है उनमें से किसी के पास मटीरियल आया, कुछ सब्सटेंस आया जिसके ऊपर उन्होंने अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद उन्हें लग रहा है कि ये मटेरियल के बेसिस पे इसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है और जब चलाई जाएगी तो उसके बेसिस पे उसको सजा दी जा सकती है। तो यानी बेसिकली यहाँ पे जो इस स्टेज में क्या हुआ, जब कंटेम्पलेशन हो रहा है तो कोई ऐसा सब्सटेंस आना चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल आना चाहिए जिसके बेसिस पे जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो अपना एक व्यू फॉर्मेशन कर रही है और उसका व्यू ये है कि इस मटेरियल के बेसिस पे इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के होने के बाद उसके ऊपर जो है चार्जेस लगाकर उसको 3 जो मेन चीज़ें बताई गई है उसको डिसमिस किया जा सकता है या उसको रिमूव किया जा सकता है या उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जा सकता है। ये 3 मेन काम किए जा सकते हैं तभी जो है ये वैलिड सस्पेंशन माना जाता है। तो ये यानी व्यू उसके माइंड में फॉर्म हो जाना चाहिए जो भी मटेरियल आया है उसको देखने के बाद। ठीक है, तो ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पर जो आम बात है कंटेम्पलेशन से रिलेटेड जो लीगल कोर्ट में भी और जजमेंट में भी काफ़ी में कोर्ट किया गया है उसके बारे में बता दिया। लेकिन वर्ड टू वर्ड क्या कोर्ट ने कहा है वो आपको मैं सेकंड पार्ट में वो दिखाऊंगा भी और पढ़ के भी बताऊंगा एक बारी। ठीक है, तो कंटेम्पलेशन का मतलब ये हुआ कि यानी जहां पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ये माना जा रहा है जो भी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं और जो भी मटेरियल अवेलेबल है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसको देखने के बाद उसके अंदर माइंड अप्लाई करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, ऐसा नहीं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मटेरियल और सिर्फ उतने से सिर्फ मटेरियल आने या कंप्लेंट आने से उन्होंने ये काम करना है। उनको ध्यान में रखना है, अपना माइंड लगाना है कि क्या इस फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे इसको किया जाना चाहिए, तभी वो कंटेम्पलेटेड माना जाएगा। और इस पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तब होती है जब चार्जशीट उस गवर्नमेंट सर्वेंट को या चार्ज ऑफिशियल को दे दी गई है। तो जब चार्जशीट दे दी गई तब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग मानी जाती है। ठीक है, तो दोनों वर्ड का मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला केस यानी वो हो गया जहां पे सस्पेंशन में रखा जाता है कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या तो कंटेम्पलेटेड है या पेंडिंग है। जो ए है इसका सब क्लॉज वो क्या कहता है, वेयर इन ओपिनियन ऑफ अथॉरिटी अफॉरसेड मतलब इन अथॉरिटीज के बारे में जिनको पावर दी गई है सस्पेंशन में रखने के लिए। तो ये जो ऊपर अथॉरिटीज अगर इनकी ओपिनियन में ऐसा लग रहा है उन्हें उनके ओपिनियन से कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट या चार्ज ऑफिशियल है ही हैज इंगेज हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट
ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो जो चार्ज ऑफिसर है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है जिससे जो स्टेट की सिक्योरिटी उस पर खतरा है, उसकी सिक्योरिटी पे जो है कुछ आंच आ सकती है, तो उस केस में भी सस्पेंशन में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रखा जा सकता है। और वो अथॉरिटीज़ कौन सी होंगी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी ऊपर, तो ये अथॉरिटीज़ होंगी जो इसको रख सकती हैं। थर्ड पार्ट में यानी थर्ड जो सरकमस्टांस है जिसके अंदर उसको सस्पेंशन में रखा जाता है वो क्या है, वेयर ए केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो तीसरा जो सरकमस्टांस है जिसके अंदर उसे सस्पेंशन में रखा जा सकता है वो है कि ऐसे केस के अंदर जहां पे उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो क्या हो रहा है, या तो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, या उसकी इंक्वायरी चल रही है, या ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक सिविल ऑफेंस होता है और एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो ये डिफाइन कर रखा है आपका आईपीसी के अंदर। अब जो है आपका उसको कोड चेंज कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता और जो भी 2-3 कोड आए हैं उसके अंदर उसको डिफाइन कर दिया है। लेकिन बेसिकली अगर हम पुराने रेफरेंस में बात करें तो आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंसेस डिफाइंड है। तो जिसको यानी जनरली क्या है, ये ऑफेंसेस डिफाइंड होते हैं कि कौन से क्रिमिनल हो गए। और क्रिमिनल ऑफेंस क्या होते हैं, सीवियर ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ये सारे क्रिमिनल है। तो ये सारे ऑफेंसेस अगर इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि कौन सा ऑफेंस क्रिमिनल माना जाएगा और कौन सा ऑफेंस सिविल माना जाएगा, तो अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा केस चल रहा है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, ट्रायल हो रही है। इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर द लॉजिंग ऑफ और राइटिंग ऑफ एफआईआर। तो जब एफआईआर लिख दी गई, एफआईआर को लॉन्च कर दिया गया, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब कि एफआईआर से पहले जो है ये जनरली किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में नहीं रखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और फिर ट्रायल, तो इन तीनों केसेस के अंदर रखा जा सकता है। तो इंक्वायरी क्या होती है और ट्रायल क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन तो तब स्टार्ट होती है जब एफआईआर लॉन्च हो गई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर कुछ इंक्वायरीज की जाती है। तो इंक्वायरी में जो आपके एविडेंस वगैरह है, जो आपका कोई पर्सन है उससे कुछ इंक्वायरी करनी है, तो इस तरीके के काम होते हैं। और ट्रायल क्या होता है, जब कोर्ट के अंदर जो भी मटेरियल सारा कलेक्ट किया इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बेसिस पर, उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट बनाई गई पुलिस की, वो रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को दी जाती है और फिर उसको क्या है, रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट की फॉर्म में सबमिट किया जाता है और फिर वहां पे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलती है उसके ऊपर चार्जेस को प्रूव करने के लिए, जिसको हम ट्रायल कहते हैं। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई इंक्वायरी चल रही है या कोई ट्रायल हो रहा है, तो इन सारे केसेस में, इन सारे सर्कमस्टांसेस में भी उसे सस्पेंशन में रखा जा सकता है। तो ये 3 तरह के सर्कमस्टांसेस यहाँ पे रूल 10 बताता है। अब ये एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो क्वेश्चन में ये 3 पोर्शन दे दिया जाएगा और चौथा कोई और XYZ दे दिया जाएगा, जिसके अंदर मान लो सपोज एक जो जनरली पूछा भी जाता है और जनरली दिया भी जाता है कि मान लिया कि कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑफिस रेगुलरली नहीं आ रहा है, तो क्या उस केस में भी उसको सस्पेंशन में रखा जा सकता है। तो जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते किसी भी रूल की, तो रूल में जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है आपको उसी के बेसिस पे आंसर देना होता है एग्जाम के अंदर। तो आपको सिर्फ यही 3 जो चीजें हैं इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जो फोर्थ वो ऑप्शन होगा कि कोई अगर ऑफिस नहीं आ रहा तो उस केस में भी क्या सस्पेंड किया जा सकता है, उसको आप रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी उसको चूज नहीं करेंगे। 3 जो आपके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होंगे ये 3 ही होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का भी बता रहा हूँ ऑप्शन, इसलिए क्योंकि आपको ध्यान में रखना है वहां पे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। आपको अपनी नॉलेज या अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नहीं बताना होता, वहां पे स्पेसिफिक रूल के स्पेसिफिक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। और क्योंकि ये चीज़ बात चल रही है एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम के अंदर अपीयर हों उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जरूर जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए करके जाएं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं किस लेवल की डिफिकल्टी होगी, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा, किस तरीके से जो वहां पे क्वेश्चन में आपके साथ खेला जा सकता है या किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कभी कभार क्या होता है एक एक वर्ड चेंज कर दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया कि अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट, तो इसकी जगह पे अगर ये कर लिख देते कि एनी अथॉरिटी विच इज सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो आपको लग रहा है कि वर्ड तो सेम वही आए हैं लेकिन क्या है उसका मीनिंग चेंज हो गया। एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट और
एनी अथॉरिटी विच इज सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक में हायर अथॉरिटी की बात हो गई, एक के अंदर लोअर अथॉरिटी की बात हो गई। तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करके भी पूछा जा सकता है, यानी वर्ड्स का प्ले भी वहां पे एग्जाम में रहता है। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि क्या वर्ड लिखा गया है, उसका क्या सीक्वेंस है, ऊपर नीचे तो वर्ड्स को नहीं कर दिया। तो ये भी जो चीज़ें होती हैं एग्जाम में बहुत एक आधा क्वेश्चन में कर दी जाती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का बेनिफिट यही रहता है कि आपको आइडिया लग जाता है किस किस तरीके से आप जो है ट्रैप में फंस सकते हैं। तो ये ट्रैप से निकलने का वही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्राई करें, उसको सॉल्व करें, कम से कम 3 बारी तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी काफ़ी चर्चा कर की है, जैसे कि वो मिस्टेक वाला है, तो आप उसको जरूर देख लें ताकि आपको एग्जाम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पता हो कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए टॉपिक को वापस आते हैं और अब आगे बात करते हैं कि इसका प्रोवाइजो क्या कहता है। तो आपने देखा कि 4 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो सस्पेंशन में रख सकती हैं, 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर सस्पेंशन में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या बताता है? प्रोवाइजो बताता है कि उस केस के अंदर जिसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन किसने किया है, अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो क्योंकि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो लोअर अथॉरिटी भी हो सकती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, और कोई दूसरी भी अथॉरिटी जो है वो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर सस्पेंशन में रख सकती है। तो अगर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसने सस्पेंशन ऑर्डर निकाला है और वो लोअर अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की, तो उस केस में ये बोला गया है कि उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भी एक कॉपी भेजनी है और उसके अंदर हमें सर्कमस्टांसेस बताने हैं जिसके तहत सस्पेंशन में उस गवर्नमेंट सर्वेंट को रखा गया है। तो यही इसमें कह रहा है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है उनके ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को छोड़ दो, उसके अलावा हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं वो किसके रिगार्डिंग, जो मेंबर्स है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज या एन असिस्टेंट अकाउंट जनरल और इक्विवेलेंट, इनके रिगार्डिंग में सस्पेंशन ऑर्डर निकालते हैं वो। तो उस सर्कमस्टांसेस को छोड़ दो, यानी वो एग्जाम्पशन में या एक्सेप्शन में आपका आ गया है। हम इन जनरल बाकियों की बात कर रहे हैं। तो बाकियों की क्यों बात कर रहे हैं? तो उसके अंदर जो बताया है कि अगर where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की लोअर अथॉरिटी ने सस्पेंशन ऑर्डर निकाला है, तो उस केस में सच अथॉरिटी शैल फोर्थविथ रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑर्डर वाज मेड। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको बताया जाएगा कि भाई इन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर इस पर्सन को या इस गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में रखा गया है। ठीक है, ये आपका जो है सब रूल 1 कहता है। तो एक बारी हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखने से क्या होगा, आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन का ये जो थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफाई करके बनाया। देखिए, अगर आप स्वामी की बुक देखेंगे तो स्वामी की बुक में ये सारा पोर्शन जो है यहाँ राइट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में इकट्ठा दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सेंटर में होना चाहिए और ये प्लेस इस तरीके से आना चाहिए, जनरली जैसा कि हम गवर्नमेंट ऑफिस में लिखते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। बाकी आपकी चॉइस है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं एग्जैक्ट तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये आपके डिसीजन पे है। तो ये आपका रूल 10(1) का बता भी दिया कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन हम किसके अंदर निकाल रहे हैं, रूल 10(1) सीसीए रूल 1965। तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। नंबर जल्दी क्या होता है, गवर्नमेंट में जब फाइल नोटिंग करते हैं आप तो उसके अंदर फाइल नंबर लिखते हैं, और जब कोई कम्युनिकेशन सिर्फ होता है तो उसके अंदर सिर्फ नंबर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट लिखना जाए तो डिपार्टमेंट लिख दें। प्लेस ऑफ इशू और डेटेड ऑर्डर, तो क्योंकि ये ऑर्डर है यहाँ पे ऑर्डर लिखा गया। अब इसके अंदर ये लीगल लैंग्वेज होती है लिखने का तरीका, वेयर एज करके ये आएगा और फिर फाइनली आप जो कर रहे हो उसको नाउ देयरफॉर करके इस तरीके से लिखा जाता है। तो वेयर एज ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट श्री, यहाँ पे उस गवर्नमेंट सर्वेंट का जिसको आप सस्पेंड कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज बीइंग कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि जो श्री XYZ जो भी नाम होगा उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड या पेंडिंग है, या तो ये केस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, वेयर एज ए केस अगेंस्ट श्री डैश
नेम और डेजिग्नेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट का इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, या तो दूसरा स्टेटमेंट आप ये लिखेंगे। इसके अंदर ये तीसरा स्टेटमेंट ये भी लिखा जा सकता है कि वेयर इन द ओपिनियन ऑफ हैज इंगेज हिमसेल्फ इन, ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तीन सर्कमस्टांसेस बता रखे हैं। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपको इस तरीके से बनाना है, इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि हमेशा इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यूज करना है। तो क्योंकि एक मैं केस आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या कि इस तरीके से एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन बनाया गया और वो पर्सन क्या है उसके खिलाफ जो है कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, तो सिर्फ इस पोर्शन को लिखा गया। उसके साथ साथ लिखना क्या था कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ चल रही है जो कि डिपार्टमेंट में चल रही थी। लेकिन क्या वो उसको वही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, क्योंकि इसके अंदर कहीं लिखा नहीं होता कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, उसके अंदर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर में वो लिखा नहीं गया, सिर्फ यही स्टेटमेंट लिख दिया गया कि उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। अब हुआ क्या, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर तो वो बाइज्जत बरी हो गया, यानी वहां पे वो उसका चार्ज जो था एक्सोनरेट हो गया। अब वहां पे चार्ज एक्सोनरेटेड हो गया, लेकिन वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी में उसके खिलाफ कुछ जो है सस्पिशियस या कह लो कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसके खिलाफ जो है कुछ सब्सटेंस पाया। अब वो चाहते थे कि वहां से एक्सोनरेट होने के बाद भी यहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाते रहे, लेकिन क्योंकि सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का कोई मेंशन नहीं था, तो कोर्ट में जब वो मैटर गया तो कोर्ट ने बोल दिया क्योंकि आपने सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है, तो इस वजह से आप इसको फर्दर सस्पेंशन में नहीं रख सकते और ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है आपकी विशिएटेड होगी या कह लो कि उसका कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो इसीलिए एक क्लैरिफिकेशन भी जनरली जो है दिया जाता है और बाद में डीओपीटी ने निकाला कि अगर जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स दिए गए उसके अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा उसको अपने सर्कमस्टांसेस, जो केस के सर्कमस्टांसेस या फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस उसके हिसाब से मॉडिफाई करके इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं, वो सारे ही मैटर्स को या सारे एस्पेक्ट्स को उस केस के नहीं उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब आप प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस उस केस के उस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किए गए हों। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर यानी ये मेंशन कर दिया तो इसमें दो ही मेंशन है, तो लेकिन अगर तीसरा मैटर ये इस तरीके का आता जहां पे उसने अपने आप को एक्टिविटीज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कर लिया है, तो ये भी चीज यहाँ पे मेंशन की जा सकती है। या उसके अलावा भी अगर कोई सर्कमस्टांसेस के अंदर उसे सस्पेंड किया जा रहा है तो उन चीजों को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, सिर्फ यही नहीं रहेगा लिखा, लेकिन इस तरह से ही जाएगा वेयर एस ये काम हो रहा है। ठीक है, तो जब ये लिख देंगे उसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउ देयरफॉर द प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट के नाम पे बनेगा ये ऑर्डर या अगर कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो उसके नाम पे बनेगा। ठीक है, तो नाउ देयरफॉर प्रेसिडेंट, सस्पेंशन ऑर्डर कौन कौन निकाल सकता है, ये सब निकाल सकते हैं। तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी प्रेसिडेंट है या जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो भी प्रेसिडेंट है, किसी भी केस में अगर प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट के नाम पे निकलेगा, अदरवाइज जो है जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उसके नाम पे वो निकाला जा सकता है। तो या तो बाय ऑर्डर इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट निकलेगा या जिसको भी ऑथेंटिकेट करने के लिए पावर दी गई है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर, तो वहाँ पे 77 रूल का सब रूल 2 है शायद, उसके अंदर पावर दी गई है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मेरे जो वीडियोस मैंने गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर किया एलोकेशन ऑफ बिजनेस के ऊपर और ट्रांजैक्शन बिजनेस के ऊपर, उसमें भी चेक कर सकते हैं, उसके इस मैटर को मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो नाउ देयरफॉर प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट के नाम पे बनेगा या द अंडरसाइंड जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और एन अथॉरिटी टू विच इज सबऑर्डिनेट और एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन दैट बिहाफ, यानी जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है सस्पेंशन ऑर्डर साइन करने के लिए या निकालने के लिए, उनके बारे में यहाँ पे आप किसी भी एक अथॉरिटी का मेंशन कर देंगे। In exercise of the power conferred by the sub rule 1 of the rule 10 of Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965, तो जब भी हम कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर निकालते हैं, स्टैट्यूटरी मतलब जो स्टैट्यूट से पावर लेके बनाया गया है, तो उसके अंदर ये जरूर लिखा जाता है कि कहाँ से पावर डिराइव की है। तो यहाँ से पावर डिराइव करते हुए सस्पेंशन में उसको रखा जा रहा है, तो इस वजह से इसको लिखना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। एग्जाम में भी नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी ये आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रूल 10 का सब रूल 1 है या सब रूल 2 है। जब डीम्ड सस्पेंशन होता है तो सब रूल 2 आता है, तो उसकी हम बात अभी करेंगे भी।
तो जब डीम्ड सस्पेंशन होता है तो वहां पे हम सब रूल 2 लिखते हैं, और जब एग्जैक्ट हम किसी इन 3 सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं तो वहां पे हम इस सब रूल को भी मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, और मेंशन करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हेयर बाय प्लेसेस श्री डैश अंडर सस्पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इस तरह से वहां पे उस गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम लिख दिया जाएगा कि उसको इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंशन में रखा जा रहा है। It is further ordered that during the period that this order shall remain in force, the हेडक्वार्टर भी मेंशन किया जाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा। जनरली जो हेडक्वार्टर रहता है जहाँ पे वो पोस्टेड है वही उसका हेडक्वार्टर माना जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर वो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रिक्वेस्ट करे तो बाद में चेंज करा सकता है, लेकिन जनरली जहाँ पे वो पोस्टेड था वही उसका हेडक्वार्टर माना जाएगा। शैल रिमेन इन फोर्स द हेडक्वार्टर ऑफ श्री डैश शुड बी। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर उसका क्या रहेगा वो लिखा जाएगा, नेम ऑफ द प्लेस, एंड द सेड श्री डैश शैल नॉट लीव द हेडक्वार्टर्स विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस परमिशन ऑफ द अंडरसाइंड। और वो हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि वो प्रीवियस परमिशन नहीं लिख लेते अंडरसाइंड की। तो ये इस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन बनाया जाएगा रूल 10(1) के अंदर। तो यहाँ पे बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के नाम पे बन रहा है, प्रेसिडेंट की ज़्यादातर जो पावर होती है जनरली वो मिनिस्टर को डेलीगेटेड होती है, तो सिग्नेचर जो है उनके हो सकते हैं। और नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द सस्पेंडिंग अथॉरिटी, या दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर प्रेसिडेंट के नाम पे नहीं बन रहा तो जिसके भी नाम पे बन रहा है वो अपना नाम और डेजिग्नेशन लिख के यहाँ पे साइन कर सकते हैं। कॉपी 2 में सबसे पहले तो कॉपी 2 किसके पास जाएगा, कॉपी 2 जाएगा उस पर्सन के पास जिसको आप सस्पेंड कर रहे हो, यानी सस्पेंडेड ऑफिसर। ऑर्डर रिगार्डिंग सब्सिस्टेंस, उसको जब सस्पेंड कर दिया गया तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब जो उसको भत्ता मिलेगा उस टाइम के अंदर जब वो सस्पेंडेड है, वो जनरली क्या होता है, हाफ होता है, यानी जो भी उसको बेसिक पे मिल रही होगी उसका हाफ हो जाएगा, और डीए वगैरह जो होता है वो सब मिलेगा उसके अंदर। तो ये भी उसके लिए अलग से ऑर्डर निकाला जाता है। तो वो ऑर्डर वो कह रहे हैं कि ऑर्डर रिगार्डिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस एडमिसिबल टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी इशूड सेपरेटली। तो ये उसको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहे हैं। आप जब ये ऑर्डर बनाएंगे सस्पेंशन ऑर्डर, तो जो सस्पेंडिंग ऑफिसर है या सस्पेंडेड ऑफिसर है उसके लिए सिर्फ ये लिख के भेजेंगे। ये जो बाकी कॉपी 2 है ये उसको लिख के नहीं दिया जाता कि किस किस को आप फर्दर कॉपी भेज रहे हैं। तो एक जो ऑर्डर बनेगा जिसके अंदर आपका नीचे कॉपी 2 में सिर्फ वो सस्पेंडेड ऑफिसर आएगा, और दूसरी कॉपी जिस बनेगी जिसके अंदर ये सारे नाम आएंगे अगर अप्लीकेबल है तो जो सेकंड है श्री डैश अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आप इंफॉर्मेशन के लिए भेजेंगे। तो जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेज रहे हैं तो ये इसको भेजते समय ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी और इन सब का नाम उसको भेजने की जरूरत नहीं है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी जब बनाएंगे तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि इसको भेजा गया है। तो श्री अपॉइंटिंग अथॉरिटी को फॉर इंफॉर्मेशन। और अगर कोई लैंडिंग अथॉरिटी है, लैंडिंग अथॉरिटी मतलब उन केसेस में मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो डेपुटेशन पे गया है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में जिसके पास वो अभी है जहाँ पे वो डेपुटेशन पे आया हुआ है उसने सस्पेंशन ऑर्डर निकाला, तो अपने जो पेरेंट कैडर है या लैंडिंग अथॉरिटी है उसको भी इंफॉर्मेशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे उसका नाम भी है। तो जहाँ जहाँ पे जिस सर्कमस्टांसेस में जरूरत है उन्हीं पॉइंट्स को ऐड करना है, सारे ये कॉपी 2 हर केस में नहीं आएंगे। द सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वाज मेड एज आर फॉलोज। तो यहाँ पे साथ में ये भी लिखा जाता है कि किन किन केसेस में ये ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन बनाया गया, उसका रीजन भी लिखा जाता है। तो जनरली क्या होता है कि एज पर रूल ये होता है ये कि जब आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर रहे हो तो सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर ही जनरली उसका रीजन लिखो कि क्यों आप सस्पेंड कर रहे हो। अगर आपने रीजन उस सस्पेंशन ऑर्डर में नहीं डाला तो 3 महीने के अंदर जो है आपको वो रीजन उसको इंटीमेट करना पड़ता है सस्पेंशन का। ठीक है, तो ये एज पर रूल है। तो यहाँ पे या तो मेंशन कर दो या आप फिर बाद में उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस वजह से आपने उसको सस्पेंशन में रखा है। अब यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आप इंफॉर्मेशन के लिए भेज रहे हो, लेकिन जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने ही उसको सस्पेंड किया है तो इसकी जरूरत वहाँ पे नहीं रहेगी। जहाँ पे लैंडिंग अथॉरिटी नहीं है तो वहाँ पे इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो एज पर यानी आपका सर्कमस्टांसेस और फैक्ट क्या है केस के, उसके बेसिस पे इन कॉपी 2 को आप यूज करोगे। नोट में क्या है, एंडोर्समेंट 2 इन पैरा शुड बी मेड वेयर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज मेड बाय अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को हम जनरली तब भेजेंगे जहां पे ये लोअर अथॉरिटी ने इसको साइन किया है, इस सस्पेंशन ऑर्डर को, या सस्पेंशन ऑर्डर जो है लोअर अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है।
एंडोर्समेंट इन पैरा 3 शुड बी मेड वेयर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन हैज बीन मेड अगेंस्ट ए बोरोवर ऑफिसर। तो जहां पे हमने बोरोवर के ऑफिसर के अगेंस्ट सस्पेंशन ऑर्डर निकाला है, यानी वो डेपुटेशन पे आया हुआ है या फॉरेन सर्विस में आया हुआ है, तो उसके लिए उस केस में ये एंडोर्समेंट आपका काम आएगा। पैरा 4 शुड बी इंसर्टेड ओनली इफ एंडोर्समेंट एज पैरा 2 और 3 और 4 आर मेड। तो जब ये 2 3 है और ये 4 है, यानी 2 3 है बेसिकली, यहाँ पे 4 तो आपका यही है, तो उस केस में ये पैरा 4 आएगा। पैरा 4 का मतलब ये कि आप जब अपॉइंटिंग, यानी ये ऑर्डर आपका एक लोअर अथॉरिटी ने, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी ने ऑर्डर निकाला है, तो आप उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये भी बताना चाहोगे कि भाई रीजन क्या है सस्पेंशन का। तो इस वजह से ये पैरा 4 तभी आएगा जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आप बता रहे हो या लैंडिंग अथॉरिटी को बता रहे हो, यानी जिससे वो आया जिस पेरेंट डिपार्टमेंट से, उसको बताना चाह रहे हो कि ये इसका रीजन क्या था सस्पेंशन का। तो उन्हीं केस के अंदर ही ये आपका पैरा 4 आएगा। यहाँ पे थोड़ा ये टाइप ऑफ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 और 3 होना चाहिए था, यानी पैरा 4 तभी आएगा जब 2 और 3 का आपका रीजन देना पड़ रहा है उनको, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी और लैंडिंग अथॉरिटी को आप बता रहे हो क्या रीजन है, यानी जो डिपार्टमेंट सस्पेंशन का वो अलग है और जिसका वो एम्प्लॉय है वो अलग है, या जिसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसका उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलग है, तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या लैंडिंग अथॉरिटी को ये इंटीमेट किया जाता है कि क्या रीजन था जिसकी वजह से इस गवर्नमेंट ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। तो उस केस में ठीक है। पैरा 2 to 4 शुड नॉट बी इंसर्टेड इन द कॉपी सेंट टू ऑफिसर टू बी सस्पेंडेड। तो मैंने ये भी बता दिया कि जिसको सस्पेंड किया जा रहा है उसको ये 4 बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रीजन क्या है सस्पेंशन का उसको तो यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है। लेकिन अगर जहाँ पे इस तरह का रीजन मेंशन नहीं किया गया और रीजन नहीं बताया गया उस सस्पेंडेड ऑफिसर को, तो 3 महीने के अंदर उसको भी रीजन बताना जरूरी है। ठीक है, तो डीम्ड सस्पेंशन का हम अभी देख लेंगे इसके बाद में, जब हम 10(2) पढ़ लेंगे। 10(2) पे आ जाते हैं। जो सब रूल 2 है वो क्या कहता है? जो सब रूल 2 है वो डीम्ड सस्पेंशन की बात करता है। तो डीम्ड सस्पेंशन और सस्पेंशन में क्या फर्क हुआ? आपका जो सस्पेंशन है उसके अंदर आपने बकायदा उसको बताया कि आपको सस्पेंड किया जा रहा है। डीम्ड सस्पेंशन में क्या है, मान लिया जाएगा। यहाँ पे आपका सस्पेंशन के अंदर एक एग्जैक्ट डेट है जहां से उसको सस्पेंड कर रहे हो, आप उसको ऑर्डर भी दे रहे हो, और उसके अंदर क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, यानी फॉर्मल और सारी चीजें हो रही है। डीम्ड सस्पेंशन में क्या है कि डीम्ड सस्पेंशन में मान लिया जाएगा कि मान लिया जाए कि उस डेट से ये आपका ऑर्डर उसको मिल गया है। ठीक है, ऑर्डर आप चाहे बाद में, क्योंकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो होता है काम होता है उसके अंदर फॉर्मल उसको फॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, तो वहां पे आप एक डीम्ड सस्पेंशन का ऑर्डर निकालते हो। अदरवाइज क्या एग्जैक्ट उसी डेट पे डीम्ड सस्पेंशन का ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई पर्सन है, मान लो उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो उसी दिन तो आप उसको ऑर्डर इसका सस्पेंशन का दे नहीं सकते। जब आपकी वो बात नॉलेज में आएगी उस डेट से डीम्ड सस्पेंशन जो है आप मान लोगे कि जब वो अरेस्ट हुआ था तो उस डेट से वो डीम्ड सस्पेंशन में है। लेकिन आप उसको ऑर्डर तो बाद में दोगे जब आप रिकॉर्ड के लिए वो ऑर्डर बना रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि डीम्ड सस्पेंशन के अंदर जब से वो अरेस्ट, ये जो भी सर्कमस्टांसेस में बता रखे हैं उसके अंदर तहत वो डीम्ड सस्पेंशन में आ गया, लेकिन इस केस में ऑर्डर बाद में निकलता है या बाद में आप रिकॉर्ड के लिए ऑर्डर उसे दे देते हो। तो इसलिए ये दोनों में डिफरेंस है कि डीम्ड सस्पेंशन में उस डेट से मान लिया गया कि जिस डेट से उस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो चार्ज हो गया या एक तरह से अरेस्ट हो गया या बाकी जो भी कन्विक्शन हो गया, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। लेकिन उसको फॉर्मल ऑर्डर आप बाद में प्रोवाइड करते हो। वो भी ऑर्डर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि रिकॉर्ड में लाना है, और रिकॉर्ड में चीजें होनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी मैटर्स हैं। स्टैट्यूटरी रूल्स का एक तो ये बहुत ही आपको समझना पड़ेगा कि स्टैट्यूटरी रूल्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर जो वर्ड में लिखा हुआ है वो काम आपको करना पड़ता है। उसके अंदर आप भटकने का स्कोप नहीं होता, उसके अंदर आपका आर्बिट्रीनेस का स्कोप नहीं होता, उसके अंदर आप अपने डिस्क्रिप्शन को नहीं डाल सकते। जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, जनरली उसको एज इट इज ही पढ़ा और समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बात है। तो देख लेते पहले ये सर्कमस्टांसेस जो बता रहे हैं जिसके अंदर डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, और हमने जो भी एक डिफरेंस देखा कि दोनों एक्चुअल सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन में क्या है, ये भी हम थोड़ा उसको और इलैबोरेटली जो है डिस्कस कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वर्ड यूज किया गया है इसका क्यों रिलेवेंस है? एक तो यहाँ पे हमने देखा कि एक एक्चुअल जो सस्पेंशन है वो कौन कौन कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कर सकता है। अथॉरिटी जो सबऑर्डिनेट है जिसकी वो
अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो भी कर सकती है, यानी हायर अथॉरिटी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की वो भी कर सकती है, एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी कर सकती है, या प्रेसिडेंट ने जो भी अपने पावर से किसी को एम्पावर किया तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन जो डीम्ड सस्पेंशन है वो सिर्फ किसके ऑर्डर से माना जाएगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीम्ड सस्पेंशन किसी और के अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के ऑर्डर से ऐसा नहीं है जो लिखा हुआ है। लिखा ये गया है कि जब किसी को हम डीम्ड सस्पेंशन मान रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो ऑर्डर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने निकाला है। तो ये डीम्ड का मतलब यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ही मतलब है। तो ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल डीम टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर द सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो किन केसेस में माना जाएगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, जिस डेट को वो डिटेन हो गया, डिटेन मतलब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। डिटेन का मतलब ये होता है, अरेस्ट अलग चीज होती है, डिटेन अलग चीज होती है। अरेस्ट जो है वो ज्यादा सीवियर है, उस केस के अंदर उसको जेल में डाला जाता है या पुलिस की कस्टडी में अंदर रखा जाता है। डिटेंशन में अगर मान ले किसी को बिठा के भी रख लिया तो वो भी डिटेंशन है, ठीक है। तो डेट ऑफ डिटेंशन, अगर डिटेंशन की क्या है, जो टाइम पीरियड है वो 48 घंटे से ज्यादा है। यहाँ पे 48 घंटे का मतलब 2 दिन नहीं है, 2 दिन का मतलब होता है कि डे, फुल डेज, जबकि 48 आवर का मतलब यह है कि अगर आज कोई डिटेंशन हुआ है 12 बजे तो कल 12 बजे और उससे अगले 12 बजे तक वो 48 आवर्स से एक्सीड हो गया तो उस केस में वो सस्पेंशन में मान लिया जाएगा। जबकि डेज के टर्म्स में वो अलग बनता है। तो डेज का मतलब हो सकता है कि आज का दिन और कल का दिन, वो 2 दिन हो जाएगा, लेकिन ये 48 आवर्स की बात करता है, ठीक है। तो डेज और 48 आवर्स में ये डिफरेंस है। तो जिस दिन उसको डिटेन कर लिया गया, ठीक है, वहां से उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 48 आवर्स की। इफ ही इज डिटेन इन कस्टडी वेदर ऑन क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज, तो उसको डिटेन करने के लिए सिर्फ क्रिमिनल चार्ज का होना जरूरी नहीं है, क्रिमिनल चार्ज तो है ही है, अदरवाइज भी लिखा हुआ है। इसका मतलब बाकी और दूसरे किसी कारणों की वजह से भी किसी को डिटेन कर लिया 48 आवर से आर से ज्यादा, तो उस केस में भी वो क्या है, डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। तो डीम्ड सस्पेंशन का मतलब ये है कि जिस टाइम से उसको डिटेन किया और 48 आवर्स पूरे हो गए तो डेट ऑफ डिटेंशन, देखिए इसमें भी ये ध्यान रखना है, इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, यानी जिस टाइम से उसको डिटेन कर लिया गया और 48 घंटे से ज्यादा चल गया तो जिस टाइम उसको इनिशियली डिटेन किया गया था उस टाइम से उसका पीरियड डिटेंशन का स्टार्ट हो जाएगा, सस्पेंशन का पीरियड भी उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी अगर किसी को आज 12 बजे सुबह दोपहर में अगर उसको डिटेन कर लिया गया और 48 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए डिटेन कर लिया गया तो आज 12 बजे से उसका सस्पेंशन पीरियड डीम कर लिया गया कि उसका सस्पेंशन में चला गया। यानी ऑर्डर जब भी निकले, जब भी उसको फॉर्मलाइज किया जाए या जब भी उसको फिजिकल वे में ऑर्डर दिया जाए, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट आज 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, अगर किसी केस के अंदर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई केस चला और केस चलने के बाद उसको सजा सुना दी गई, तो जिस दिन को सजा सुनाई गई उसको उसी दिन से उसका सस्पेंशन स्टार्ट हो गया, डीम सस्पेंशन में मान लिया गया वो। तो यानी अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कोई केस चल रहा था, उस केस के अंदर मान लिया कि कल की डेट में, कल है आपका 22 तारीख, 22 जुलाई को उसके खिलाफ कन्विक्शन हो जाता है, यानी 22 जुलाई का ऑर्डर आया था कि इसको इस केस में सजा सुना दी गई, तो 22 तारीख से वो क्या होगा, उसका सस्पेंशन मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंडेड 22 तारीख से। If in the event of conviction of offense he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours, तो जिसके अंदर जो सजा सुनाई जा रही है, कन्विक्शन हो गया ये मान लिया, लेकिन कन्विक्शन कभी कभार क्या होता है, एक नॉमिनल भी होता है और एक तरीके से उसको कुछ सुधारने के लिए, नहीं बेसिकली उसको कुछ समझाने के लिए भी होता है। तो एक दिन का भी कभी कभार जो होता है कन्विक्शन किसी को सजा दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन उसका तभी होगा जब 48 आवर से ज़्यादा की सजा उसको सुनाई गई है। यानी एक तो कन्विक्शन तो होना ही चाहिए, उसको सजा तो होनी चाहिए, सजा जो होती है आपकी 48 आवर से ज़्यादा भी होनी चाहिए, तभी उसको क्या है, डीम्ड सस्पेंशन मान लिया गया जिस डेट में उसका कन्विक्शन ऑर्डर आया है। एंड इज नॉट फॉरविथ डिसमिस्ड और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंट टू सच कन्विक्शन। और इसके अंदर एक चीज और भी वो बता रहे हैं कि अगर किसी को डिसमिस, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर कर चुके हैं हम पहले ही, तो उसके खिलाफ तो ये डीम्ड सस्पेंशन का मीनिंग कोई निकलता नहीं है। तो
अगर उसको डिसमिस नहीं किया गया, रिमूव नहीं किया गया, या उसको कंपल्सरी रिटायर नहीं किया गया और किसी का कन्विक्शन हो जाता है और उस केस में जो कन्विक्शन है वो 48 आवर से ज़्यादा के लिए है, तो उस केस में डीम्ड सस्पेंशन को आपको निकालना है। तो ये पार्ट बी कहता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ 48 आवर्स। अब ये जो कंप्यूटेशन है इसके अंदर की 48 घंटे काउंट कैसे करने हैं उसके बारे में बता रहा है। तो ये 48 घंटे इसने बताया कि 48 घंटे एक तो काउंट करना जब उसका कन्विक्शन हो गया है। ठीक है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट आफ्टर द कन्विक्शन। कन्विक्शन उसका हो गया, उसको सजा सुना दी गई। सजा सुनाने के बाद जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि 22 तारीख को मान लिया उसको सजा सुना दी गई, लेकिन उसको कस्टडी में या जेल में 23 तारीख से डाला गया। तो जो उसके 48 आवर्स का कमेंसमेंट होगा इम्प्रिजमेंट का, वो आपका 23 तारीख से स्टार्ट होगा। यानी जिस डेट से सजा सुना दी गई उस डेट से उसका नहीं माना जाएगा। सस्पेंशन में वो डेट ऑफ कन्विक्शन से आ रहा है। देखिए एक दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सस्पेंड तो हो रहा है जिस डेट में उसको कन्विक्शन हो गई, यानी जिस दिन उसको सजा सुना दी गई, लेकिन 48 घंटे कैसे काउंट करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन यहां बताया। तो 48 घंटे जिस दिन वो उसको जेल में डाला जाएगा या इम्प्रिजनमेंट में डाला जाएगा, वहां से 48 घंटे काउंट करने हैं। तो जिस टाइम पे, जिस डेट को, जिस टाइम से वो डाला गया, अगर मान लिया 23 तारीख को उसको सुबह 10 बजे जो है जेल में डाल दिया गया, तो 23 तारीख की सुबह 10 बजे से उसके 48 घंटे काउंट होने स्टार्ट होंगे। और 48 घंटे जब पूरे हो जाते हैं, अगर उससे ज़्यादा की सजा है तो उस केस में वो डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाएगा जिस डेट में उसकी कन्विक्शन हुई है। यानी मैंने अगर एग्जांपल दिया था 22 तारीख की डेट में उसको कन्विक्शन हुई, तो 22 तारीख से डीम्ड सस्पेंशन मान लिया जाएगा। तो थोड़ा ये सब चीज़ें जो है टेक्निकली है, और ये लॉ में ऐसा ही होता है कि आपको चीज़ों को समझना, पढ़ के क्या वो कह रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि द पीरियड ऑफ 48 आवर्स रेफर टू इन क्लॉज बी, ये जो क्लॉज बी है आपका, ऑफ दिस सब रूल शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। तो जब उसका इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में डाल दिया गया तब से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर द कन्विक्शन, और वो भी कन्विक्शन के बाद में। एंड फॉर दिस पर्पज इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इफ एनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो एक दो तीन बातें हो गई। एक तो वो कह रहा है कि कन्विक्शन जो ये है, कन्विक्शन के बाद इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। यानी अगर किसी को सजा सुनाने से पहले, कभी कभार क्या होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है सजा सुनाने से पहले, यानी उसको कोर्ट में मैटर उसका नहीं गया और पहले अरेस्ट कर लिया गया। तो पहले जो अरेस्ट कर लिया गया वो सारा आपका किस में कवर होता है, वो कवर हो जाता है यहाँ पे आपका ए पार्ट के अंदर। ए पार्ट के अंदर किसी को अरेस्ट किया, कर लिया गया, और डिटेंशन अरेस्ट दोनों आप यहाँ पे काउंट हो जाता है आपका। अगर 48 घंटे से किसी का ज़्यादा डिटेंशन हो गया और या अरेस्ट हो गया तो वो ए पार्ट में कवर हो जाता है। लेकिन कन्विक्शन के बाद जो अरेस्ट है या इम्प्रिजनमेंट है वो आपका बी पार्ट में कवर होता है। तो यहाँ पे जो ये 48 घंटे की बात हो रही है, ये जब किसी को सजा सुना दी गई उसके बाद के अरेस्ट की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 48 आवर्स हो रहा है कमेंसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर कन्विक्शन, यानी जब सजा सुना दी गई उसके बाद जेल में डाला जा रहा है, वहां पे 48 घंटे को कैसे काउंट करने उसके बारे में बात हो रही है। और अगर कभी कभार क्या होता है, किसी को सजा सुना दी गई कन्विक्शन के बाद और कुछ पीरियड के लिए अभी जेल में रखा गया, फिर मान लो बेल पे बाहर आ गया, फिर जेल में रखा गया, तो इस तरीके से अगर बीच में गैप भी आ रहा है तो टोटल को काउंट करके 48 घंटे देखे जाएंगे। यानी सपोज मान लिया कि कोई 23 तारीख को जैसे कि जेल में 10 बजे चला गया, मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें, और 24 तारीख को 10 बजे वो निकल जाता है बेल मिलने की वजह से। ठीक है, तो उसका अभी जो पीरियड आप कह सकते हो कि वो 48 आवर्स का नहीं हुआ, 28 आवर्स का हुआ। लेकिन उसकी बेल अपील में चली गई और वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद फिर दोबारा से उसको एक दिन बाद जो है दोबारा से जेल में डाल दिया गया और 48 घंटे पूरे हो गए। तो फिर क्या होगा उस केस में, यानी ये 48 घंटे ये पूरे हो जाते हैं, और फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कन्विक्शन ये मान लिया जाएगा कि वो, यानी 21 तारीख से ही, अगर 21 तारीख का मैं एग्जाम्पल लिया तो 21 तारीख से ही वो उसका सस्पेंशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाने के लिए कोशिश किया। बाकी आप इसको 2-3 बारी इस रूल को पढ़े, क्योंकि रूल जो होते हैं जब 2-3 बारी आप पढ़ते तब आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाता है कि क्या कहता है। चलिए, तो ये आपका सब रूल 2 था जहां पे डीम्ड सस्पेंशन की बात हो रही है। आगे भी सब रूल है जिसके अंदर डीम्ड सस्पेंशन की बात हो रही है, उसको भी हम देखेंगे। सब रूल 3 देखते हैं ये क्या कहता है। सब रूल 3 कह रहा है वेयर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। यानी यहां पे कह रहा है कि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या था, सस्पेंडेड था, और उसके ऊपर क्या पेनल्टी इंपोज की गई, डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की।
इस सेट असाइड। लेकिन अपील के अंदर या रिव्यू के अंदर क्या हुआ, आगे हम अपील किस तरीके से कर सकते हैं और रिव्यू कैसे हो सकता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर अपील या रिव्यू के अंदर इस तरह की पेनल्टी गई और वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट था ऑलरेडी सस्पेंशन में था, अपील में जाने के बाद, रिव्यू में जाने के बाद वो जो पेनल्टी उसके ऊपर लगी थी डिसमिसल की, रिमूवल या सस्पेंशन की, कंपल्सरी रिटायरमेंट की, उसको सेट असाइड कर दिया गया और द केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी। और जो भी अथॉरिटी थी, अपीलेट अथॉरिटी थी या रिव्यूइंग अथॉरिटी थी, उसने बोला कि फर्दर इंक्वायरी करना है केस को, इसमें फर्दर इंक्वायरी करो और एक्शन और विद एनी डायरेक्शन, या दूसरा कोई डायरेक्शन दे दिया गया या कोई एक्शन के लिए बोला गया। तो उस केस में कैसे डीम्ड सस्पेंशन होगा उसके बारे में ये जो सब रूल है ये बात करता है। तो ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ इज सस्पेंशन, क्योंकि वो ऑलरेडी सस्पेंडेड है, लेकिन जब पेनल्टी लगाई गई और पेनल्टी जो है अपील में गई, वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं फर्दर इंक्वायरी करो या कोई दूसरी और एक्शन लो या कोई और डायरेक्शन दे दिया, तो उस केस में उसका जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है वो मान लिया जाएगा कि ओरिजिनली जब वो ऑर्डर उसका सस्पेंशन का निकला था तब से वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ हिज सस्पेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव कंटिन्यूड इन फोर्स, यानी अभी भी फोर्स में ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स। तो जो भी उसका ओरिजिनल ऑर्डर है डिसमिसल का, रिमूवल का या रिटायरमेंट का, कंपल्सरी रिटायरमेंट का, उस डेट से ये मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड सस्पेंशन में है। यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, अब पूरा सब रूल एक बार ही देख लेते हैं। वो कह रहा है कि पूरा एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जो ऑलरेडी सस्पेंशन में था, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया, उसके खिलाफ पेनल्टी लगा दी, इंपोज कर दिया उसके पेनल्टी डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की। वो चला गया अपील के अंदर या रिव्यू के अंदर। अपील और रिव्यू में जाने के बाद उसको अपील रिव्यू में उसका जो पेनल्टी था उसको सेट असाइड, यानी कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं इसको ये अप्रोप्रिएट, इसके खिलाफ पेनल्टी नहीं है। उसने बोला कि आप फर्दर इंक्वायरी करो या कोई और एक्शन बताया या कोई और डायरेक्शन बताया। तो उस केस में उसका सस्पेंशन कब से माना जाएगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये रूल, सब रूल ये कहता है कि उस केस में उसको मान लिया जाए कि वो डीम्ड सस्पेंशन में है, किस डेट से, जो भी वो ओरिजिनल उसका ऑर्डर था डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट का, एंड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल फर्दर ऑर्डर, और बाकी ऑर्डर जब तक नहीं निकलता तब तक वो फोर्स में रहेगा। ये इसका रीजन क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम सोचें तो ये लग रहा है कि मान लो किसी को जब डिसमिस हमने कर दिया तो हमारी इंटेंशन ये थी कि हमें सर्विस में नहीं रखना है, ठीक है, अब सर्विस में नहीं रखना है, लेकिन कोर्ट अभी, या सॉरी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो अभी ये कह रही है कि नहीं आप इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी करो और आपने जितनी इंक्वायरी की है उसके अंदर और इंक्वायरी का स्कोप है या और कुछ काम करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को आप पेनल्टी देना चाहते हो डिसमिसल, रिमूवल या रिटायरमेंट की, कंपल्सरी रिटायरमेंट की, लेकिन अभी उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको सस्पेंशन में रखोगे जरूर, ठीक है। तो इसीलिए ये डीम्ड सस्पेंशन हो सकता है, ये लॉजिक रहा हो जिसकी वजह से बोला गया कि ठीक है भाई, जिस ऑर्डर से हमने इसको सस्पेंड किया था या डिसमिसल किया था, सॉरी डिसमिसल या रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट दी थी, हमें उसी से मान रहे हैं कि ये सस्पेंशन में है, और जब तक हम फर्दर ऑर्डर नहीं निकालते, जब तक हम फर्दर इंक्वायरी नहीं कर लेते, जब तक और बाकी का बचा हुआ काम जो हमें बोला गया वो ना कर लेते, तब तक हम क्या करेंगे, इसको सस्पेंशन में ही रखेंगे। तो ये भी इसका डीम्ड सस्पेंशन वाला एक तरीके से ऑर्डर यहाँ पे निकल सकता है, ठीक है। और डीम्ड सस्पेंशन किस डेट से होगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट है, जिस डेट में उसको पेनल्टी मिली थी जिस ऑर्डर से, उस डेट से मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंशन में है जब तक कि इसको फर्दर इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। इसी तरह का एक सिमिलर केस है आपका सब रूल 4 के अंदर, जहां पे ये बताया गया है कि कब और इस तरीके का डीम्ड सस्पेंशन माना जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका जो पहला है ये एक्चुअल सस्पेंशन की बात करता है, जो सब रूल 2 है वो डीम्ड सस्पेंशन की बात करता है, सब रूल 3 है वो भी डीम्ड सस्पेंशन की बात करता है, और सब रूल 4 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी डीम्ड सस्पेंशन की बात करता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, where a penalty of dismissal, removal, compulsory retirement from service imposed upon a government servant is set aside and declared or rendered void in consequence of or by a decision of court of law। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी थी, रिव्यूइंग अथॉरिटी थी, ठीक है, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ है।
कोर्ट ऑफ लॉ मतलब ये मैटर कोर्ट में चला गया, कैट में चला गया या हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां पे गया और वहां पे उसने क्या किया, जो पेनल्टी थी डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट की जो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इंपोज की गई थी, उसको सेट असाइड, यानी उसको क्या है, अभी बोला गया कि नहीं, अभी ये जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर नहीं है, या डिक्लेयर्ड और रेंडर्ड वॉइड, या जिसको बोल दिया कि इसका कोई वैल्यू नहीं है और ये अभी करेक्ट नहीं है। तो उस केस में और ये बोला गया एंड द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थी ऑन कंसिडरेशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उसने केस को देखते हुए डिसाइड टू होल्ड ए फर्दर इंक्वायरी अगेंस्ट him on allegations on which the penalty of dismissal, removal, compulsory retirement was originally imposed। तो जो जो एलिगेशंस थे जिसके बेसिस पे उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की, उन एलिगेशंस को देखते हुए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये कंसीडर करती है और ये डिसाइड करती है कि फर्दर इंक्वायरी की जानी चाहिए। कोर्ट ने बोल दिया कि जो आपने पेनल्टी वाला ऑर्डर लगाया था डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट का, वो क्या आपका वैलिड नहीं है, उसको सेट असाइड कर दिया, उसको वॉइड बोल दिया, नल एंड वॉइड, यानी कि कोई वैल्यू उसकी नहीं रही। लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने सारे मैटर को कंसिडर किया और सर्कमस्टांसेस देखे और ये सोचा और ये डिसाइड किया कि फर्दर इंक्वायरी हो सकती है जो जो एलिगेशन उस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लगे थे जिसके बेसिस पे उसे डिसमिस, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर किया जा रहा था। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और है कि कोर्ट ने जो मामला यानी सेट असाइड किया है या वॉइड किया है, वो किस बेसिस पे किया है, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया है। तो यहाँ पे ये भी चीज ध्यान में रखने की कि जो वेयर द कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो जहां पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया है तो उस केस की बात कर रहा है वो। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल डीम टू हैव प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर और डिसमिसल, रिमूवल और रिटायरमेंट। तो जिस ओरिजिनल ऑर्डर से, जिस डेट से, ओरिजिनल ऑर्डर के डेट से उसे रिमूव, कंपल्सरी रिटायर या डिसमिस किया जा रहा था, उस ऑर्डर से, उस डेट से क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड सस्पेंशन में है। डीम्ड सस्पेंशन जहां पे भी होता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से ही माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, चाहे वहां पे लिखा हो या नहीं लिखा हो। डीम्ड सस्पेंशन हमेशा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से माना जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे कोई ऑर्डर तो निकाल नहीं रहा, लेकिन जो भी ऑर्डर डीम्ड का है वो माना जाता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने ही वो ऑर्डर निकाला है। तो इसलिए डीम्ड सस्पेंशन हमेशा याद रखना है कि वो क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से निकाला गया हुआ माना जाता है। ठीक है, तो दोनों सर्कमस्टांसेस में सेम बातें चल रही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे फर्दर इंक्वायरी आप तभी कर सकते हैं जब वो कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया हो। तो नो सच फर्दर इंक्वायरी शैल बी ऑर्डर्ड। तो ये फर्दर इंक्वायरी का स्कोप तभी है जब कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था, अपना सेट असाइड किया था, नल एंड वॉइड किया था, उस ऑर्डर को उसने टेक्निकल ग्राउंड पे किया था, वो केस के मेरिट पे नहीं गया था। केस पे मेरिट पे नहीं गया था। मेरिट और टेक्निकल ग्राउंड दो ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। तो टेक्निकल ग्राउंड क्या था, मेरिट ऑफ द केस क्या होता है, पहले मेरिट ऑफ द केस की बात कर लेते हैं। मेरिट ऑफ द केस का मतलब ये होता है कि केस के अंदर मेरिट पे कोर्ट तब जाता है जब उसके सामने सारे एविडेंस रखे जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को वो एग्जामिन करता है, उन एविडेंसेस को वो प्रयूज करता है, उन एविडेंस को सुनता है। अगर कहीं पे जो है फिजिकल कोई पर्सन एविडेंस है तो वो उन सब एविडेंस को सुनने के बाद, एविडेंस को देखने के बाद, डॉक्यूमेंट को देखने के बाद जब वो सबको एग्जामिन करता है, सारे रूल्स पोजीशन देखता है, सारे लॉ देखता है, स्टैच्यूट है, एक्ट है, जो भी अप्लाई हो रहा है, सारी चीज़ों को देखने के बाद जब किसी केस का फैसला देता है तो उसे कहते हैं मेरिट ऑफ द केस। मेरिट ऑफ द केस का मतलब केस के अंदर क्या दम है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पे उसने जजमेंट दिए, तब मेरिट ऑफ द केस के बेसिस पे डिसीजन माना जाता है। ठीक है, यानी मेरिट ऑफ द केस के अंदर उसने डिटेल में सब चीज़ एग्जामिन किया है। टेक्निकल ग्राउंड क्या होता है, टेक्निकल ग्राउंड ये हुआ कि कोई एक बात थी जिसको फॉलो किया जाना था और उसको फॉलो नहीं किया गया, यानी एक तरह से ये प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे, हम क्योंकि यहाँ डिस्कस सस्पेंशन को कर रहे हैं, सस्पेंड करने की पावर जो है एक्चुअल सस्पेंशन में इन 4 अथॉरिटीज को है, लेकिन जो ऑर्डर निकाला गया सस्पेंशन का, मान लिया इन चारों के अलावा किसी और ने निकाल दिया, ना तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, ना तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का हायर अथॉरिटी था, ना वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी था, ना प्रेसिडेंट ने उसको एम्पावर किया था। तो उस केस में वो जो सस्पेंशन का ऑर्डर क्या है और मान लो चैलेंज किया गया तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया। कोर्ट ने ये नहीं देखा कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ क्या एलिगेशंस थे, सस्पेंड किस वजह से किया गया,
क्या क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे जिसकी वजह से उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए था। तो इन चीज़ों के बारे में कोर्ट ने बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं की और ये सब चीज़ें नहीं देखी। तो यानी जब कोर्ट मैटर के बिना तह तक गए हुए किसी टेक्निकल बात पे, यानी प्रोसीजरल कोई लैप्स हो गया कि प्रोसीजर में ये फॉलो किया जाना था लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया, तो उस केसेस पे जब रिजेक्ट कर देती है किसी चीज़ को तो उसे टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्शन बोलते हैं। तो ये यही बताया गया कि अगर कोई पेनल्टी, डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट का इसको टेक्निकल बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया गया और फर्दर इंक्वायरी की जा रही है, क्योंकि फर्दर इंक्वायरी तभी हो पाएगी जब वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुआ है। अगर मेरिट्स में जाके हुआ है तब ये जो सब रूल 4 है वो अप्लाई नहीं होता। उस केस में आप उसे डीम्ड सस्पेंशन में नहीं रह सकते या फर्दर ये कह सकते कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो एपलेट अथॉरिटी है, एपलेट अथॉरिटी जनरली टेक्निकल ग्राउंड पे या रिव्यूइंग अथॉरिटी जो टेक्निकल ग्राउंड पे यहाँ पे मैटर को डिस्कस नहीं करती, वो मेरिट पे जाके डिस्कस करती है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस यही है, इसलिए दो अलग अलग रूल बनाए गए हैं। तो जहाँ पे अपील में या रिव्यू में जा रहा है तो वहाँ पे टेक्निकल ग्राउंड की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। तो टेक्निकल ग्राउंड ये कोर्ट जनरली डिस्कस करता है टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पे, तो इसलिए वो अलग मैटर या अलग सब रूल बनाए गए। चलिए, अगर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जैसे मैं डिस्कस करता हूँ और क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की जाती है तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर जैसे कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर मुझे आप कोई क्वेश्चन भेज भी सकते हैं, और क्वेश्चन अगर आपको होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई भी, और क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस भी कर लिया जाए। तो आप इस तरीके से अगर कोई डाउट आता है तो वो भी लिख के भेज सकते हैं और उसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, सब रूल 5 क्या कहता है वो देख लेते हैं। सब रूल 5 का ए है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सब रूल 7। तो इसका मतलब जब हम 5 की बात करेंगे सब रूल को तो हम सब रूल 7 में जो बातें बताएगी उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो एक बार ऐसा करते हैं, हम सब रूल 7 को ही देख लेते हैं। सब रूल 7 क्या कहता है? एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव मेड अंडर सब रूल 10(1) और 10(2)। तो एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन बनाया गया, एक्चुअल सस्पेंशन है तो 10(1) में आएगा और डीम्ड सस्पेंशन है तो वो 10(2) में आएगा। shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review or for a further period before the expiry of 90 days। बहुत इंपॉर्टेंट है 7 का जो ये आपका रूल है। ये कहता है कि कोई भी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है या डीम्ड सस्पेंशन है वो 90 डेज के बाद वैलिड नहीं रहेगा जब तक कि उसे क्या किया जाए, जब तक कि उसे रिव्यू ना किया जाए और रिव्यू करने के बाद एक्सटेंड ना किया जाए। और इसको जो रिव्यू करना है और या उसको एक्सटेंड करना है वो कब करना है? आपको 90 दिन से पहले करना है। ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर एक कोर्ट केस में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोर्ट केस के बारे में हुआ क्या, एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद वो कन्विक्शन में था, यानी उसको सॉरी उसमें जेल में था, इम्प्रिजन में था। वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जब उसे इंटीमेट भी, मतलब उसने अथॉरिटी को इंटीमेट किया तो 90 दिन के अंदर तब भी उसने क्या किया, अथॉरिटी ने रिव्यू भी नहीं किया, ना ही उसके सस्पेंशन को आगे फर्दर एक्सटेंड किया। उसने 10-20 दिन बाद जो है उसको एक्सटेंड किया। जब 10-20 दिन बाद यानी 90 दिन खत्म होने के बाद वो बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने अथॉरिटी को इंटीमेट किया। जनरली क्या होता है, जो 90 डेज डीम्ड सस्पेंशन में तब काउंट किया जाता है जब जो गवर्नमेंट सर्वेंट इम्प्रिजनमेंट में था या अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट से आने के बाद वो बता देता है, उसके बाद 90 दिन काउंट किए जाते हैं। तो 90 दिन काउंट तो तभी होंगे, लेकिन उसने क्या किया, उन 90 दिन के अंदर भी जो भी अथॉरिटी थी, कंपिटेंट अथॉरिटी थी, उसने ना तो रिव्यू किया ना एक्सटेंड किया। 90 दिन खत्म होने के बाद उस ऑर्डर को उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो अब क्या इस जो भी रूल पोजीशन है उसके बेसिस पे वो एक्सटेंशन वैलिड माना जाएगा? तो क्योंकि क्लियरली जो 7 ये आपका सब रूल है ये कहता है कि जो भी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन या डीम्ड सस्पेंशन है वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक क्या है, एक तो 90 दिन के अंदर हो तब तक वैलिड रहेगा, या उसको एक्सटेंड कर दिया जाए रिव्यू करने के बाद।
तो रिव्यू करने का भी तरीका होता है। रिव्यू करने के लिए एक रिव्यूइंग कमेटी होती है। रिव्यूइंग कमेटी सारे में जनरली इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, और 3 मेंबर्स क्या करते हैं, वो सारे अपने सर्कमस्टांसेस और केस के मैटर को देखते हुए अपना ओपिनियन देते हैं, अपना रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास जाती है, और वो फिर फर्दर अपने ऑर्डर से इस सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड करती है। तो उसके केस में जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उस गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में ये सब काम हुआ, लेकिन 90 दिन के बाद हुआ। तो 90 दिन के अंदर ही वैलिड रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 91 दिन क्या हो गया, उसका सस्पेंशन का ऑर्डर इनवैलिड हो गया। तो जब एक बारी सस्पेंशन का ऑर्डर इनवैलिड हो जाता है, तो उसके बाद उसको रिवाइव, उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। तो जो फर्दर उसका एक्सटेंशन हुआ 10-20 दिन बाद, उसको कोर्ट ने बोला कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपका सस्पेंशन ऑर्डर सिर्फ 90 दिन के लिए वैलिड था। 90 दिन के अंदर आपने इसको एक्सटेंड नहीं किया, इस वजह से इसका जो है वैलिडिटी खत्म हो गई, और अब आप इसको फर्दर 10-20 दिन बाद नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा जो गवर्नमेंट सर्वेंट यानी यहाँ पे इस मैटर को डील करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एक्सटेंशन होना चाहिए वो आपका रिव्यू के बेसिस पे 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। अगर 90 दिन से 91 दिन हो गया और 91 दिन आप ऑर्डर निकाल रहे हो, तो उस केस में उसका कोई वैल्यू नहीं है, और उस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करने के बाद उसको जो है नल एंड वॉइड किया जा सकता है। तो सब रूल यही कहता है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव मेड अंडर सो एंड सो रूल शैल नॉट बी वैलिड। वो वैलिड नहीं रहेगा आफ्टर 90 डेज, जब तक कि आप उसको एक्सटेंड ना कर दो रिव्यू करने के बाद। और रिव्यू करने के लिए टाइम क्या बताया, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। तो 90 डेज से पहले उसको करना है। तो इससे एक चीज और भी समझ लो कि जो पहला आपका सस्पेंशन होता है, यानी पहला ऑर्डर होता है सस्पेंशन का, वो 90 डेज के लिए होता है। 90 डेज के लिए के बाद उसको जो एक्सटेंड करने का होता है वो मैक्सिमम 180 डेज के लिए वो एट ए टाइम किया जा सकता है। यानी पहला सस्पेंशन ऑर्डर 90 डेज के लिए, उसके बाद जो एक्सटेंड किया जा सकता है उसको मैक्सिमम 180 डेज के लिए एक बार में किया जा सकता है। तो ये जो बात है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हम इसकी भी चर्चा करेंगे सब रूल 6 के अंदर। लेकिन जब 7 पढ़ रहे तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या बोला गया। Provided that no such review of suspension shall be necessary in case of deemed suspension। तो क्योंकि डीम सस्पेंशन में क्या होता है, वो एक मैटर अलग होता है, सर्कमस्टांसेस उसके अंदर अलग होते हैं। तो ये कह रहा है कि इस तरीके का जो रिव्यू है वो डीम सस्पेंशन के अंदर जरूरत नहीं है। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूज टू बी अंडर डिटेंशन, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी डिटेंशन में है, अरेस्ट में है, तो उस केस में आप कैसे उसको रिव्यू करोगे, क्योंकि वो तो जेल में है। जब तक वो बाहर नहीं आता तो उस केस में इस रिव्यू की जरूरत नहीं होती है। तो इस केस में क्या बताया, बोला इन सच केसेस द 90 डेज पीरियड शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट द गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन इन कस्टडी इज रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन और द डेट on which the fact of his release from the detention is intimated to his appointing authority whichever is later। तो जिस दिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेंशन से बाहर आया, और या तो वो खुद इंटीमेट कर दे उस दिन से 90 दिन, ठीक है, या जिस टाइम पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसकी नॉलेज में ये बात आई, या उसकी नॉलेज में ये बात आई कि वो उसको बताया गया कि वो सस्पेंशन में था, सॉरी डिटेंशन में था। तो यानी जब वो अगर कोई डिटेंशन में है, डीम सस्पेंशन है, उस केस में रिव्यू की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि वो पर्सन उस डिटेंशन से बाहर ना आ जाए, और बाहर आने के बाद वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इंटीमेट ना कर दे, या खुद वो अपनी बात को बताएगा या उसकी नॉलेज में आ जाए। तो दोनों में से जो भी केसेस है उसके जो भी ज़्यादा है, मतलब लेटर का मतलब कि जो बाद में वो काम हो रहा है उसके बेसिस पे उसको 90 दिन मिल जाएंगे। तो यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आज की डेट में 21 तारीख को जेल से बाहर आ गया, लेकिन ये बात उसने 2 महीने तक नहीं बताई, 2 महीने बाद उसने अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये बात बताई, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी की नॉलेज में ये बात 2 महीने बाद आई, तो उस डेट से 90 दिन स्टार्ट होंगे। और अगर आज ही बाहर आते हुए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने आज ही बता दिया कि वो जेल में था या डिटेंशन में था, तो आज से 90 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। विच एवर इज लेटर का ये मीनिंग है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक प्रोवाइजो और बता रहे हैं, इन केस वेयर नो चार्जशीट इज इशूड अंडर दीज रूल्स, अगर इन रूल्स के तहत सीसीए रूल के तहत किसी के खिलाफ चार्जशीट इशू नहीं की गई है, नहीं की जा सकी है कह लो, या नहीं की गई है, द टोटल पीरियड अंडर डिटेंशन और डीम सस्पेंशन, टोटल पीरियड अंडर सस्पेंशन और डीम सस्पेंशन
इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंडेड पीरियड इन टर्म्स ऑफ सब रूल 6 शैल नॉट एक्सीड। तो जिस केस में चार्जशीट नहीं इशू की गई है उस केस में टोटल सस्पेंशन का पीरियड कितना हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। सस्पेंशन का या डीम सस्पेंशन का क्या टोटल पीरियड हो सकता है जिस केस में चार्जशीट इशू नहीं हुई है। यानी चार्जशीट इशू हो गई उस केस में तो आप उसको इन जो भी टाइम लिमिट दे रखी है इससे ज़्यादा भी सस्पेंशन में रख सकते हो। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ चार्जशीट इशू नहीं की गई है तो उस केस में आप मैक्सिमम ये जो बता रखे डेज उन्हीं डेज के लिए या उन्हीं टाइम के लिए ही आप सस्पेंशन में रख पाओगे। तो ये चार्जशीट इशू की गई है या नहीं की गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ चार्जशीट जहां पे इशू नहीं की गई है उस केस में ये टाइम लिमिट्स अप्लीकेबल होंगे। तो पहला क्या है 270 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। जो पहला उसका ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है उसके 270 दिन तक आप सस्पेंशन में रख सकते हो। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को आपने 10(1)(a) क्या था आपका कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है पेंडिंग है या कंटेम्पलेटेड है तो उस केस में आपने सस्पेंड किया और सस्पेंशन में मैक्सिमम यानी 270 दिन तक आप उसको रख सकते हो सस्पेंशन में अगर आपने चार्जशीट इशू नहीं की है। चार्जशीट इशू करोगे तब तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जब चार्जशीट इशू नहीं हुई तो 270 दिन है इस केस में जहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या था कंटेम्पलेटेड या पेंडिंग था जैसा कि हमने सब रूल 10(1) के ए में बात की थी। 2 years from the date of order of suspension if government servant is placed under suspension in 10(1)(a) और 10(1)(b। तो 10(1)(a) जो था आपका था कि ऐसी कोई एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो गया जो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए प्रेजुडिशियल है तो उस केस में, और 10(1)(b) था अगर उसको क्या है उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल जो ऑफेंस है उसके लिए इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा है तो उस केस में यानी इन दोनों केस में 2 साल तक उसे रखा जा सकता है अगर आपने डिपार्टमेंट के अंदर उसके खिलाफ कोई चार्जशीट इशू नहीं की है तो। यानी अगर कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन में है या बाकी वो सब चीज़ें चल रही है तो 2 साल तक ही आप उसको सस्पेंडेड रख सकते हो अगर आपने जो है चार्जशीट इशू यहाँ पे डिपार्टमेंट में नहीं की है। 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन इन कस्टडी इज रिलीज। अब ये डीम्ड सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए इन दो ए और बी के अंदर उन्होंने मैटर कवर किया जो कि एक्चुअल सस्पेंशन का है जो कि हमने सब रूल 1 के अंदर बात की थी। अब यहाँ पे 2 years की बात कर रहा है डीम्ड सस्पेंशन की। डीम्ड सस्पेंशन के अंदर मैक्सिमम 2 years कह रहा है लेकिन डीम्ड सस्पेंशन का टाइम जो है वो अलग तरीके से काउंट होता है तो वहां पे नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा है। 2 years फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन इन कस्टडी इज रिलीज्ड। तो जिस दिन को वो रिलीज हो गया उस दिन से 2 साल ये काउंट होगा और द डेट ऑन विच द फैक्ट ऑफ हिज रिलीज फ्रॉम डिटेंशन इज इंटीमेटेड टू हिज अपॉइंटिंग अथॉरिटी विच एवर इज लेटर। तो जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि जो जिसको डिटेन किया गया है उसका 2 साल कब से काउंट करना है या 90 दिन कब से काउंट करना है तो दोनों का क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम है। तो एग्जैक्टली सेम क्या है कि जब वो डिटेंशन से बाहर आ गया रिलीज हो गया या तो उस दिन अगर उसने बता दिया अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि मैं भाई जो डिटेंशन से बाहर आ गया हूं तो तब से 2 साल मैक्सिमम काउंट किए जाएंगे या जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी की नॉलेज में ये बात आती है तब से काउंट किया जाएगा। तो जनरली क्या है जब इंटीमेट किया जाएगा उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। दोनों के केस में जैसे कि हमने देखा था ऊपर कि डीम्ड सस्पेंशन के केस में 90 डेज काउंट करने का भी तरीका यही था। यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड जिसके लिए उसे सस्पेंडेड रखा जा सकता है जिस केस में उसको चार्जशीट नहीं दी गई है उस केस के अंदर तो वो 2 साल है लेकिन कब से जब या तो वो खुद बता दे अपना डिटेंशन से बाहर आने के बाद या जब नॉलेज होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या उसको इंटीमेट कर दिया जाता है। तो ये जो है आपका रूल सब रूल 7 है इसका। तो सब रूल 7 के अंदर बेसिकली ये बताया कि अगर कोई ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है तो वो इनवैलिड हो जाएगा अगर आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया रिव्यू के बाद। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 पे आते हैं। तो रूल 7 को ध्यान में रखते हुए कि भाई आपको एक ऑर्डर जो सस्पेंशन का है उसको एक्सटेंड भी करना होता है उसको ध्यान में रखते हुए अब हम सब रूल 5 को और 6 को पढ़ेंगे। सब रूल बेसिकली 5 को पढ़ेंगे 6 के अंदर तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल
shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so। तो ये कह रहा है कि कोई जो ऑर्डर है सस्पेंशन का या डीम्ड सस्पेंशन का वो फोर्स में रहेगा, यानी वो वैलिड रहेगा जब तक उसे मॉडिफाई नहीं किया जाता, रिवोक नहीं किया जाता, और या उसको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है मॉडिफाई या रिवोक नहीं कर देती। अब इसने बोला कि ये जो हमें पढ़ना है इस बात को, ये सब रूल्स 7 को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो सब रूल 7 क्या कहता है, अब ये भी ध्यान में रख के आपको बात करनी है। देखिए सब रूल ये कहता है कि किसी भी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को 90 दिन के अंदर या तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा या रिव्यू करके फर्दर उसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे कि ये कोई भी ऑर्डर अगर फोर्स में रहेगा, फोर्स में कब रहेगा, जब आप उसको 90 दिन के अंदर उसे एक्सटेंड भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रूल होता है या लॉ होता है उसके अंदर आप उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि सारी बातों को एक साथ मिला के पढ़ना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सब रूल 7 के कंटेक्स्ट में पढ़ें, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसने बोला कि कोई भी जो ऑर्डर है सस्पेंशन का या डीम्ड सस्पेंशन का, वो आपका फोर्स में रहेगा, यानी वो वैलिड रहेगा जब तक कि उसे मॉडिफाई ना किया जाए या रिवोक ना किया जाए। और सब रूल 7 कहता है कि 90 दिन के अंदर आपको उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सस्पेंशन का ऑर्डर जब पास किया जाएगा 90 दिन के अंदर उसे उसको वो करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब तक वो एक्सटेंड होता जाएगा और जब तक उसे आप मॉडिफाई या रिवोक नहीं कर देते तब तक वो फोर्स में रहेगा। तो दोनों को मिला के इस तरीके से आपको पढ़ना है। यानी कोई सस्पेंशन ऑर्डर जो है उसकी वैलिडिटी इनिशियली 90 डेज की होती है, और जब आप उसको एक्सटेंड करते जाए तो वो वैलिड होता जाएगा, और जब तक उसको आप मॉडिफाई या रिवोक नहीं करोगे, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मॉडिफाई या रिवोक नहीं करेगी, तब तक वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपने सब रूल 7 के अंदर उसे 90 दिन के अंदर नहीं उसको आगे एक्सटेंड किया तो क्या होगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसका मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रही, ना उसको मॉडिफाई कर पाओगे ना आप उसको रिवोक कर पाओगे। तो ये है दोनों को मिला के पढ़ने का मतलब। Where a government servant is suspended or deemed to have been suspended, whether in connection of any disciplinary proceeding or otherwise, and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension। यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पहले सस्पेंड किया गया था या डीम सस्पेंशन में था, चाहे उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही थी या किसी और वजह से भी, और उसके खिलाफ अब क्या हुआ, कोई एक दूसरी प्रोसीडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है। यानी जब उसका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है उसी टाइम में उसके खिलाफ कोई और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी अगर स्टार्ट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, इस सिचुएशन को डील करने के लिए वो बता रहे हैं। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन में, तो जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है सस्पेंशन में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रखने के लिए, जो कि हमने अभी ऊपर सब रूल 1 में बात की थी 4 तरह की अथॉरिटीज के बारे में वो क्या कर सकती है, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग, यानी वो रीजन अपना बताते हुए राइटिंग में लिखेगी। डायरेक्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ सच प्रोसीडिंग। यानी इस तरीके का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या करेगी, राइटिंग में लिख के कि ये रीजन है जिसकी वजह से इसको हमें सस्पेंशन में रखना है जब तक कि ये प्रोसीडिंग सारी या इनमें से ये प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती। इस तरह से रख के लिखकर वो क्या करेंगे, इसकी जो सस्पेंशन पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको सस्पेंशन पीरियड को वो चालू रहेगा ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने उस केस को कवर किया जहां पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी सस्पेंशन में है और उसके खिलाफ और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस केस में अगर चाहे तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको फर्दर सस्पेंशन में रख सकती है जब तक कि उसके सारे जो प्रोसीडिंग है वो खत्म नहीं हो जाते, या उनमें से जो मेन प्रोसीडिंग होगी वो खत्म नहीं हो जाती। वो लिखने का और जो ये प्रेरोगेटिव है या डिसीजन है वो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है। सी क्या कहता है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी विच मेड और डीम टू हैव मेड द ऑर्डर बाय अथॉरिटी टू विच दैट अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट। तो ये तो अथॉरिटी वो 4 तरह की अथॉरिटी जो स्टार्टिंग में बताई गई वही है कि जो अपना सस्पेंशन ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही अथॉरिटी उसको मॉडिफाई या रिवोक भी कर सकती है किसी भी टाइम पे। लेकिन रीजन क्या है,
सॉरी उसके पीछे उससे पहले क्या होना चाहिए कि वो पहली बात वैलिड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है सब रूल में लिखा था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सब रूल 7। तो अगर कोई ऑर्डर जो है आपका वैलिड ऑर्डर है, 90 डेज के बाद वो एक्सटेंड होता रहा, 90 डेज के अंदर वो एक्सटेंड होता रहा है और वैलिड है, तो उसको किसी भी टाइम पे मॉडिफाई या रिवोक किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन तो आपका ये रहेगा कि, यानी कहने का मतलब ये कि ये बात जो है आपकी, ये 7 के अंदर जो ये पोर्शन लिखा हुआ 90 डेज के अंदर उसको रिवाइवल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब ये होगा तभी आपका ऑर्डर सस्पेंशन का वैलिड रहेगा, तभी आप उसको रिवोक कर पाओगे या तभी कुछ और काम कर पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सब रूल 7। तो वो कह रहा है कि अगर आपका ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन एक वैलिड ऑर्डर है और वो टाइम टू टाइम क्या है, वो आपका एक्सटेंड होता रहा है रिव्यू के बाद, तो उस केस में जब भी आप चाहो उसको मॉडिफाई करके या रिवोक करके क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, जो भी बातें बताई गई है। तो यानी एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है उसको वही अथॉरिटी जो सस्पेंशन में रख रही है, बाय अथॉरिटी यहाँ पे वही लिखा गया है, मेड जिसने किया, जिस अथॉरिटी ने सस्पेंशन ऑर्डर बनाए या जिसकी अथॉरिटी से डीम्ड माना गया। तो डीम्ड किसके अथॉरिटी से माना जाता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के, और बाय एन अथॉरिटी टू विच अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, या उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो भी हायर अथॉरिटी था उसके ऑर्डर से, अगर कोई ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन में है तो उसके ऑर्डर से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, मॉडिफाई किया जा सकता है इन सब अथॉरिटी के। सब रूल 6 क्या कहता है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम टू हैव मेड अंडर दिस रूल शैल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी। अब ये 6 बताता है कि रिव्यू कैसे होगा। हमने ये तो बोला कि किसी एक ऑर्डर को क्या कह सकता है, रिव्यू करके उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन रिव्यू कैसे होगा इसके बारे में ये यहाँ पे बताता है। तो एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी विच इज कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। तो रिव्यू कौन करेगा, ऐसी अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है मॉडिफाई या रिव्यू करने के लिए। तो मॉडिफाई और रिवोक करने के लिए कौन कौन सी है, तो उसने बताया कि जिसने या तो ऑर्डर पास किया हो या जिसके ऑर्डर से ये माना गया कि ये डीम सस्पेंशन में है, या उससे कोई भी सीनियर अथॉरिटी टू विच दैट अथॉरिटी सबऑर्डिनेट। तो जिसको, यानी अगर मान लो किसी डीएस को किसी को रिवोक करने के लिए और सस्पेंड करने के लिए, उस सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करने के लिए मॉडिफाई करने की पावर है, तो ऑब्वियसली डिप्टी सेक्रेटरी तो डायरेक्टर को भी होगा, उससे जेएस को भी होगा। ये यहाँ पे पर्पस है कहने का। तो वो कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी मॉडिफाई या रिवोक कर सकती है वही अथॉरिटी उसको रिव्यू भी कर सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। तो ये इनिशियल जो है 90 डेज के टाइम की बात कर रही है कि इनिशियली जब ऑर्डर किया गया सस्पेंशन का, तो 90 डेज से पहले जब वो इफेक्टिव था, वैलिड था, उससे पहले उसको रिव्यू करना या किया जा सकता है उस अथॉरिटी द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यूइंग कमेटी। तो रिव्यूइंग कमेटी एक बनाई जाएगी, इससे ये भी आपको बता रहे हैं कि एक रिव्यूइंग कमेटी होगी। रिव्यूइंग कमेटी के भी गाइडलाइंस हैं। जब हम ये डीओपीटी का कंसोलिडेटेड पढ़ेंगे तो इसके अंदर रिव्यूइंग कमेटी में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसलिए अभी मैं ब्रीफली आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि रिव्यूइंग कमेटी होगी और रिव्यूइंग कमेटी क्या करेगी, अपना रिकमेंडेशन देगी। वो रिव्यूइंग कमेटी का काम ये होता है कि जो भी मटेरियल है उस केस से रिलेटेड उसको देखती है, अपना माइंड लगाती है। बिना माइंड लगाए अगर रिव्यूइंग कमेटी ने कुछ डिसीजन दे दिया और कोर्ट में वो मैटर चला गया, तो उस केस में उस एक्सटेंशन को या इस रिव्यूइंग को क्या है, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो टेक्निकली या डिटेलिंग है। आपको केस इस रूल के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया भी रहे कि इन प्रैक्टिस या प्रैक्टिकली कैसा होता है। On the recommendation of the reviewing committee constituted for the purpose and pass order either extending or reviewing the suspension। तो ये जो ऑर्डर निकालेगा ये तो आपका रिव्यूइंग अथॉरिटी निकालेगा। ठीक है, रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन हो सकता है, वो अथॉरिटी जिसको इस ऑर्डर को मॉडिफाई या रिवोक करने की पावर है सस्पेंशन ऑर्डर को, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है या डिस्प्यूटेड अथॉरिटी भी हो सकता है वो, या इनके सीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंट रिव्यूज, जो फर्दर रिव्यूज होंगे, तो पहला रिव्यू आपका 90 डेज के अंदर होगा। जो फर्दर रिव्यूज कब होंगे, वो A180 डेज के अंदर होंगे। क्यों, क्योंकि जो फर्दर रिव्यू है एक्सटेंडेड पीरियड 180 डेज तक मैक्सिमम हो सकता है। सब्सिक्वेंट रिव्यूज शैल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड। तो एक्सटेंडेड पीरियड क्या हो सकता है, मान लो पहला जो होता है वो तो 90 डेज का होता है, ये तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। पहला सस्पेंशन ऑर्डर 90 डेज का ही होता है जनरली। तो 90 डेज के बाद आपका एक्सटेंडेड पीरियड हो सकता है फर्दर 90 डेज के लिए हो, या मैक्सिमम जो एक टाइम पे एक्सटेंड किया जा सकता है वो 180 डेज है। तो जब भी
एक्सटेंडेड पीरियड है वो ख़त्म होने से पहले उसको जो रिव्यूइंग कमेटी है वो मैटर को एग्जामिन करेगी, उसके बेसिस अपना रिकमेंडेशन देगी और उसके बेसिस पे फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना ऑर्डर पास करेगी कि एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो सब्सिक्वेंट रिव्यूज शैल बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो सब्सिक्वेंट रिव्यू कब होगा? जब एक्सटेंडेड पीरियड खत्म हो रहा है उसकी एक्सपायरी से पहले। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम। और जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इनिशियली 90 डेज, एक्सटेंशन मैक्सिमम अप टू 180 डेज, यानी अगर पहले 90 दिन के लिए आया तो अगला जो होगा वो 180 डेज तक मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती एक बार में, एट ए टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से रिव्यू और या एक्सटेंशन हो सकता है। तो ये हमने पूरा ये जो है रूल ये पढ़ लिया। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट में एग्जाम के लिए भी आपको शॉर्ट में लिख दिया, वैसे तो मैंने कोशिश की कि इसके साइड में लिख दूं ताकि आपको इस रूल से ज़्यादा समझ में आए। तो जैसे कि मेरा हमेशा ये पर्पज़ रहता है कि आपको रूल पढ़ने का तरीका समझा दूं ताकि आप कोई भी रूल पढ़ें तो आपको समझ में आए। तो इसमें जो रूल पढ़ने का तरीका है और इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर एक प्रिंसिपल आप हमेशा फॉलो करना कि कोई भी जो रूल होता है या स्टैट्यूट होता है उसको एज ए होल पढ़ा जाता है। एज ए होल का मतलब कि अगर जैसे कि हमने इस रूल को पढ़ा तो इस रूल में ऊपर क्या दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, सारा एक साथ हम मिला के भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने इसको सेपरेटली पढ़ लिया और बाकी इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं। सेपरेट कुछ नहीं होता, इसको एज एक साथ मिला के भी पढ़ना होता है। और इनफैक्ट इस पूरे रूल के अंदर जो सीसीए रूल है उसके अंदर ऊपर और नीचे भी अगर कोई बातें बताई गई है तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बताया गया है, अब ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसी और रूल के अंदर डिफाइन किया गया है, जैसे कि रूल 12 है उसके अंदर बता रखा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा। आपका जो इनिशियल था इंटरप्रिटेशन था वहाँ पे भी बता रखा है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, तो वो ये भी बता रखा था कि शेड्यूल के अंदर भी आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बता रखा है। तो इसी तरह से कोई भी रूल जब पढ़ा जाता है तो उसके अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी चीज़ें रखी है वो सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रख के पढ़ा जाता है। तो ये सब जो तरीके हैं इससे आप रूल को बहुत अच्छी तरह से बेटर वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये रूल तो कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा आज का टारगेट है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स भी देखेंगे, तो इसको अब देख लेते हैं। अब ये डीम्ड सस्पेंशन का कैसे होगा इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद रिवोकेशन का देख लेंगे और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो डीम्ड सस्पेंशन के वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे कि किस रूल के तहत वो डीम्ड सस्पेंशन का ऑर्डर बन रहा है। नंबर ये सब तो सेम हो गया। लिखने का तरीका अभी तक कि वेयर एज और नाउ देयरफॉर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेयर एज ए केस अगेंस्ट श्री डैश दिस इन द रेस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, and where the said Shri Dash was detained in custody on Dash for the period exceeding 48 hours। तो यहाँ पे वो फैक्ट आप बताएंगे कि 48 आवर्स से उसका ज़्यादा पीरियड ऑफ डिटेंशन हो गया है, इस वजह से हम उसको डीम सस्पेंशन में या उसका ऑर्डर जो है निकाल रहे हैं। Now therefore the said Shri Dash is deemed to have been placed under the suspension by an order of appointing authority। तो यहाँ पे ये चाहे साइन कोई भी कर रहा हो ये माना जाता है कि ये ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ही ऑर्डर से सस्पेंड किया जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, जिस डेट से वो डिटेन हुआ, और यहाँ पे उसका डेट भी लिख देंगे कि डिटेन कब से हुआ है। इन टर्म्स ऑफ सब रूल 2, तो पावर कहाँ से डिराइव कर रहे हैं हम इस ऑर्डर को निकालने के लिए वो लिखना जरूरी होता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी पावर जो है उसके अंदर कहाँ से डिराइव हो रहा है वो लिखना जरूरी है। एंड शैल रिमेन अंडर द सस्पेंशन अंटिल फर्दर ऑर्डर, और वो सस्पेंडेड रहेगा फर्दर ऑर्डर। यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक हेडक्वार्टर नहीं लिखा हुआ तो ये हेडक्वार्टर लिखना भी जरूरी होता है, तो ये हेडक्वार्टर भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने फॉर्मेट दिया एज इट इज़, मैंने जो मुझे फॉर्मेट मिला है उसको मैंने लिख दिया, लेकिन इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दी जानी चाहिए, ताकि जब कोर्ट में मैटर जाए बाद में अगर कोई चैलेंज करता है कोर्ट के अंदर तो आप सेफ रहें और वो बातें जो है आपको बाद में ऐड करने की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें देखा था, एक तो हेडक्वार्टर के बारे में लिख दें और ये सब चीज़ें लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इट इज़ फर्दर ऑर्डर दैट, ये भी आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी ये सब सेम है भाई कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बनेगा या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कर रही है उसके ऑर्डर से बनेगा। तो एक चार्ज ऑफिसर को या सस्पेंडेड ऑफिसर को जाएगा, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ सब्सिस्टेंस जो है वो अलग से निकाला जाता है। बाकी अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी की लोअर अथॉरिटी यहाँ पे कर रही है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भी भेजा जाता है और यहाँ पे डिटेल भी देने होते हैं। और तो ये सारी बाकी चीज़ जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी वही है, तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। रिवोकेशन के केस में क्या है, ये सारा सब कुछ हो गया। रिवोकेशन की पावर जो है
10 के 5 में सी में दे रखा था यहाँ पे। तो ये रिवोक करने का यहाँ पे बता रखा था कि किसी भी टाइम उसको रिवोक या मॉडिफाई किया जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं। वेयर एज एन ऑर्डर प्लेसिंग श्री डैश अंडर सस्पेंशन वाज डीम्ड टू हैव बीन मेड। तो दोनों के केस में डीम्ड सस्पेंशन था या कोई भी था, दोनों के केस में अगर आप रिवोक करना चाह रहे हो, यानी उसका एक्चुअल सस्पेंशन था या डीम्ड सस्पेंशन था और अब आप उसको रिवोक करना चाह रहे हो, तो आपने बता दिया कि वेयर एज एन ऑर्डर प्लेसिंग श्री डैश अंडर सस्पेंशन वाज मेड डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय डैश। तो इस ऑर्डर से किया गया था। तो किसके ऑर्डर से किया गया था और कहाँ किया गया था, किस तारीख को किया गया था, ये आपने लिख दिया। डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय दिस ऑन दिस। तो यहाँ पे आप ऑर्डर के डिटेल डाल दोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे कि इस तारीख को किया था। नाउ देयरफॉर प्रेसिडेंट द अंडरसाइंड the authority which made or deemed to have made the order of suspension or authority to which that authority subordinate in exercise of power conferred by। तो यहाँ पे पावर आपने जिससे क्लेम कर रहे हो कि डिराइव किया है वो लिख दिया आपने। हेयर बाय रिवोक, और यहाँ पे मॉडिफाई भी लिख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन बाय इमीडिएट इफेक्ट। तो मॉडिफाई के केस में आप क्या मॉडिफाई कर रहे हो वो नीचे डिटेल भी लिखना पड़ेगा। इसने क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सिर्फ रिवोक लिखा है तो रिवोक में पूरा ही खत्म हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं लिखा है। तो इस तरीके से यानी आप रिवोकेशन का ये ऑर्डर है। मॉडिफिकेशन का ऑर्डर में आप मॉडिफाई करके नीचे आप वहाँ पे लिख सकते हो कि उसका हेडक्वार्टर चेंज कर रहे हो या कुछ और चेंज कर रहे हो, तो वो सारी बातें नीचे लिखी जा सकती हैं। बाकी ये सारा सेम है, तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो क्लैरिफिकेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रिगार्डिंग बाद में डीओपीटी ने भी निकाला था शायद, कि जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है तो उसके अंदर सारी बातें आनी चाहिए। वो सारी बातें क्यों आनी चाहिए, ये देखिए ये है। सारी बातें इसलिए आनी चाहिए क्योंकि एक ऐसा केस कई हुए जिसके अंदर कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो अगर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के अंदर सिर्फ सस्पेंशन की बात लिखी गई, बाकी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसका डिपार्टमेंट में चल रहा था, क्रिमिनल ऑफेंस के अलावा जो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग चल रहा था उसकी मेंशन नहीं किया गया, तो जब उसका क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो था वहाँ पे कोर्ट के अंदर अगर उसके अंदर वो बाजिद बरी हो गया, तो उस केस में बोला गया कि इसके खिलाफ और कोई जो है सस्पेंशन ऑर्डर या कोई और तरीके का केस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मेंशन उस सस्पेंशन ऑर्डर में नहीं किया था। तो इस वजह से बोला गया कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है आपको पूरी तरह से एज इट इज़ नहीं लेने हैं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको क्या कर सकती है, एम्पलीफाई कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और सुटेबली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकती है। एंड शुड इंडिकेट, और उसमें क्या आना चाहिए, ऑल द केसेस, सारे केसेस आने चाहिए, चाहे उसमें क्रिमिनल केस चल रहा है, डिपार्टमेंटल जो चल रहा है, या कोई इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, कंटेम्पलेटेड है, जो भी है आप सारी बातें लिख दो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सो दैट in the event of reinstatement of the government servant, the outcome of all such cases can be taken into account while regulating the period of suspension। तो जब पीरियड ऑफ सस्पेंशन को रेगुलेट करने की बात आएगी कि भाई पीरियड ऑफ सस्पेंशन को ड्यूटी ट्रीट करना है या नहीं करना है, जब उसकी बात आएगी तो उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखा जा सके। Also in sub-rule 10(5)(b), whenever an official is under suspension and any other case initiated in him and concerned authority considers it necessary that the official should be remain under suspension in connection with case also, then competent authority should pass another order to this effect in accordance with Rule 10, that in case of reinstatement of the government servant, the fact of later cases can also be taken into account while regulating the period of suspension। तो जैसे कि 10B के अंदर हमने देखा था, 10B में बोला गया था कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑलरेडी सस्पेंशन में है और उसके खिलाफ अगर कोई जो है दोबारा इनिशिएट कर रहे हैं हम कोई और दूसरा जो है डिस्प्यूट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसको फर्दर सस्पेंशन में रखना है, तो वो इस केस में बोला गया क्लैरिफिकेशन के अंदर कि जब उसको आप दोबारा से सस्पेंशन में रखना चाह रहे हो, कंटिन्यू करना चाह रहे हो उसके सस्पेंशन को, तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक फर्दर एक ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन निकालना है, जहां पे आप क्लियरली मेंशन करोगे कि भाई इन केस ऑफ रीइंस्टेटमेंट, ये जो केस है जो अब फर्दर उसके खिलाफ स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से उसको रखा गया सस्पेंशन के अंदर, उसके अंदर जो भी मैटर डिसाइड होगा उसके बेसिस पे ही उसका रेगुलेशन या रीइंस्टेटमेंट होगा। इस बात को भी आपको उसमें मेंशन करना है, इस वजह से ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मॉडिफिकेशन या चेंजेस हैं इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने रूल 10 को तो बहुत डिटेल में देख लिया और इसको
अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको जो DOPT का ये हमें ऑर्डर बात करेंगे कल या यानी जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात, तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हम साथ में ये भी देख लेंगे कि कोर्ट ने सस्पेंशन के बारे में क्या क्या बातें बोली है। तो क्योंकि सस्पेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है डिस्प्यूट प्रोसीडिंग के अंदर, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। और जो इसको प्रैक्टिकली डील करते हैं तो उनको भी ये सेशन देखने के बाद काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। और ये जो जजमेंट्स हैं ये आप कोट भी कर सकते हैं। और जनरली आप जब अपना काम करेंगे ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे भी ये सब जो कोट है आपको एक तरीके से हेल्प करेंगे, या आपको एक तरीके से लाइट एंड लाइटनिंग जो है फीलिंग देंगे कि इससे आपको केस के अंदर बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का सेशन तो यहीं पे ही हमने जो बात की थी कि 2 बातें डिस्कस करनी वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।